नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का कहर। बिहार में हुई 126 कोरोना पीड़ितों की संख्या। कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से आपराधिक घटनाओं में आई है कमी। बिहार में नहीं थम रहा है कर्फ्यू पास पर विवाद। बीजेपी विधायक अनिल सिंह के बाद मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद को मिले पास ने पकड़ा तूल। नेताओं को मिल रहे पास को लेकर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। लॉकडाउन के बाद आंधी तूफान ने किसानों की फसल की बर्बाद। किसानों की हुई बर्बादी को लेकर सरकार चिंतित। 2500 किसानों के खाते में भेजी गई आर्थिक सहायता। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह ने पीसी कर दी जानकारी। अररिया में पुलिसकर्मियों को उठक बैठक कराना कृषि पदाधिकारी को पड़ा महंगा। पदाधिकारी के तानाशाही को लेकर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। मामले को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की निंदा। राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में लगी आग। इमरजेंसी वार्ड के पिछले हिस्से में लगी आग। आग की घटना से अस्पताल में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बिहार सरकार के प्रशासनिक और पुलिस विभाग के द्वारा कोरोना के संबंध में ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। जहां एक तरफ कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन से अपराधों में जबरदस्त गिरावट भी सामने आई है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 अप्रैल 2019 के आंकड़ों की तुलना यदि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच घटित अपराधियों की करें तो अपहरण, लूट, डकैती, घरेलू हिंसा समेत हर श्रेणी में अपराधों में भारी गिरावट आई है। कोरोना संक्रमण के खतरे का एक सुखद पहलू यह भी है। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों ने और एनालिसिस किया है, वो हो सकता है कि आप लोगों के इंटरेस्ट का हो, क्योंकि बीच बीच में जो है कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा भी गया होगा कि लॉकडाउन के दौरान क्या अपराध या अन्य घटनाओं में गिरावट आई है या कैसा है। तो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का आंकड़ा है 2020 का। इसकी तुलना हमने की है अप्रैल 2019 के 15 दिन के आंकड़ों से। तो उसमें जो पाया गया है वो ये कि कुल संज्ञेय अपराध की घटनाओं में 26% की कमी देखी गई है। और अगर गंभीर अपराध शीर्षों में हम जाएं तो हत्या की घटनाओं में 26% की कमी है, डकैती में 80% की कमी है, लूट की घटनाओं में 72% की कमी है, गृह भेदन में 44% की कमी और चोरी में 68% की कमी है। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों के जो केंद्र चल रहे हैं वो 196 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं और इनमें 62,291 इतने लोग अभी इसका लाभ उठा पा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है। अभी आज की तिथि में 989 हमारे पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स जो स्कूल में चल रहे हैं और उनमें 8,233 इतने लोग अभी तक आवासित हैं। जो कॉल्स और मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, जो विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं, तो उनकी टोटल संख्या 86,000 से भी थोड़ी ज़्यादा हुई है, 86,157। और जो लोग टोटल फंसे हुए हैं इन कॉल्स और मैसेजेस के द्वारा उनकी कुल संख्या 11,93,000 लगभग है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, एक तरफ कोरोना महामारी का कहर पूरे देश में है, बिहार में भी है, लेकिन वहीं इसका एक सुखद पहलू यह भी है कि जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर तुलना की जाए 1 अप्रैल 2019 से और फिर 1 अप्रैल 2020 में जब तुलना करते हैं तो अपराध में भारी गिरावट देखने के लिए मिलती है। देखिए, जो बिहार में कोरोना का अभी तक जो आज का आंकड़ा है वो 126 का है और जिसमें करीब 26 मरीज 2 दिन में ऐड हुए हैं। आज 13 मरीज ऐड हुए हैं, जिसमें 4 बक्सर जिले से हैं, 1 पटना से है और 1 रोहतास से है और जबकि 7 मरीज मुंगेर से मिले हैं। आपको बता दें कि बिहार में तक जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस
जो जांच हुई है वो लगभग 11,500 जांचें की जा चुकी हैं। तो बिहार में जो एवरेज है लगभग 1% का है टोटल जांच में, और राष्ट्रीय औसत से जो अभी जिस तरह से बढ़ रहा है अन्य प्रदेशों में, बिहार अभी काफी पीछे है। लेकिन चूंकि पिछले 3-4 दिनों में जो आंकड़े तेजी से बढ़े हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन सरकार एक सुखद पहलू ये है कि बिहार में जो कई ऐसे हॉटस्पॉट देखे गए थे, जैसे सिवान था जिसमें एक ही दिन में 26 केस आ गए थे, उसके बाद मुंगेर और अब नालंदा, तो सिवान काफी हद तक रिकवर कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात रहा कि जो बिहार में 126 केस है जिसमें 42 लोग रिकवर कर चुके हैं। एक पॉजिटिव साइड है इसका जिसमें 42 लोग रिकवर कर चुके हैं और 2 लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग अभी क्वारंटाइन में ही इलाजरत हैं। जी बिल्कुल। लेकिन शशांक, अगर आज के आंकड़ों पर नजर डाली जाए और उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हर घंटे एक मरीज का एवरेज निकलकर सामने आता है। लेकिन वही अगर बात की जाए, जिस तरह से अपराध में गिरावट की बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और जिस तरह से आंकड़े दिए गए हैं, लॉकडाउन होने के बाद भी, सील होने के बाद भी ये अपराध में कमी शून्य पर नहीं आया है। आंकड़ा अभी भी 50%, 40% पर है। देखिए, लॉकडाउन होने के बाद जो लोग थे अपनी अपनी जगह में सिमट गए थे, लेकिन बहुत सारे मामले जो कोरोना के आ रहे हैं वो वैसे मामले आ रहे हैं जो लोग बाहर से आए थे, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और उन्हें अपने परिवार को संक्रमित किया है। तो बड़े पैमाने पर जैसे नालंदा में एक ही परिवार के 20 से 22 लोग संक्रमित हुए हैं। इसी तरह सिवान में एक ही परिवार के करीब 20 से 22 लोग संक्रमित हुए थे। तो ये कभी कम्युनिटी में नहीं फैला है, लेकिन परिवार के अंदर जो लोग संक्रमित हैं। लेकिन सबसे सुखद पहलू है कि प्रशासन तुरंत उसको चिन्हित करता है और उस इलाके को सील करके गतिविधियां जारी कर दी जाती है, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक अनिल सिंह के द्वारा कोटा से बेटा लाने पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था, लेकिन एक और खास का कर्फ्यू पास सामने आ चुका है। इसका मतलब साफ है कि सीएम नीतीश के जिलाधिकारी अपने करीबियों को लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख देते हैं और बाहर से यानी कि कोटा से बेटा या फिर बेटी को लाने के लिए पास भी जारी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार दूसरे राज्यों के सीएम को कोटा बस भेजने पर मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। नया मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद विजय कुमार झा को अपनी बेटी खुशबू कुमारी और अर्पिता ठाकुर को कोटा से लाने के लिए उन्हें पास दिया गया। यानी कि मुजफ्फरपुर डीएम के द्वारा 11 अप्रैल 2020 को ज्ञापांक 1393 दिनांक 11/4/2020 को कोटा जाने और लाने के लिए उनको पास जारी किया गया। साथ ही पास के आदेश में कहा गया है कि विजय कुमार झा के अनुरोध से आलोक में निजी वाहन संख्या BR06 PD 5628 स्कॉर्पियो से मुजफ्फरपुर से कोटा जाने एवं वाहन से मुजफ्फरपुर लाने की अनुमति दी जाती है। यानी कि अब यह बात साफ हो चुकी है कि बिहार में एक कानून नहीं है, 2 कानून है, एक खास के लिए और एक आम के लिए। और इससे समझा जा सकता है, सोचिएगा कि अगर आप विधायक हैं तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर आपके लिए लॉकडाउन, कर्फ्यू या फिर सील मायने नहीं रखता है। अगर आप पूर्व पार्षद हैं या फिर आप राजनीतिक रसूख रखते हैं तो आपके लिए फिर लॉकडाउन या फिर सील या फिर कर्फ्यू मायने नहीं रखता है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं धज्जियां उड़ाने के लिए। इससे बेहतर आपको और क्या मौका चाहिए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी धन्यवाद। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की खबरें बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं मृत्युंजय जी, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कानून की 2 किताबें हैं बिहार में, एक खास के लिए और एक आम के लिए। देखिए, ये तो प्रमाणित हो गया जी कि बिहार की सरकार जी सिर्फ रसूखदार वीआईपी लोगों के ऊपर ही चिंता करती है, उन्हीं का ध्यान रखती है। जी अभी जो 2 मामले आए, 3 मामले आए हैं, उसमें जो सत्ता से जुड़े हुए नेता हैं उनको परमिशन दिया जाता है उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चे को लाने के लिए कोटा से अपने घर अनुमति सरकार के अधिकारी दे रहे हैं। और हम तो दावा करते हैं ऐसे हजारों पास सरकार के अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं रसूखदार लोगों को, वीआईपी परिवार के लोगों को। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से
सरकार को उनकी चिंता नहीं है, आम लोगों की, गरीबों की चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता है वो रसूखदार वीआईपी परिवार के लोगों की, खास लोगों की चिंता है सरकार को। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आप नहीं चिंता कर रहे हैं, आप नहीं ला सकते हैं, और सहाय हैं और समर्थ हैं गरीब लोगों के, साधारण परिवार के बच्चों को, तो नेता प्रतिपक्ष को अनुमति दीजिए, हम वहां से कोटा से बच्चों को लाएंगे, बिहार उनके घरों तक पहुंचाएंगे। मानसिक तनाव में वो बच्चे वहां हैं, इनके परिवार यहाँ परेशान हैं, और सरकार जो है लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ा रहे हैं, और खास लोगों के बच्चे आ गए, सांसद महोदय आ गए, इनके लिए अलग नियम कानून है। जी बिल्कुल। तो तिवारी जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि अगर बिहार के मजदूरों को या उन बच्चों को अगर हम बिहार में ले आते हैं तो कोरोना का संक्रमण और अधिक बढ़ सकता है, तो जिस तरह से खास लोगों के बच्चे आते हैं उनसे कोई खतरा नहीं नजर आता बिहार में? बात है, वो भूखे से मर जाएगा जी, वो कोई तरह का गलत स्टेप उठा लेगा मानसिक तनाव में। वहां से सारे स्टेट के, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट कर दिया है, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह के, गुजरात के सब जगह के बच्चे को वहां से, कोटा से लाया जा रहा है। आखिर बिहार सरकार की क्या मंशा है? बिहार सरकार ऐसे बच्चों को भगवान भरोसे तो नहीं न छोड़ सकती है। जी बिल्कुल। लॉकडाउन का मामला है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का नियम दो तरह से नहीं होगा। भाजपा शासित राज्यों के लिए अलग नियम है और बिहार के लिए अलग है, खास लोगों के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग है, ऐसे नहीं ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के पालन को लेकर लगातार सभी लोग अपील भी कर रहे हैं, लॉकडाउन को मानना आवश्यक है, उसके नियमों पर चलना भी आवश्यक है, लेकिन दोहरे मापदंड क्यों लॉकडाउन को लेकर भी? क्या जो बाकी जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनका सिर्फ जुर्म इतना है कि उनके मम्मी या पापा या उनका कोई सगा संबंधी राजनीति में नहीं है, या फिर सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है? पहुंच नहीं है, जिनको नहीं है पैरवी, जिनका सत्ता के गलियारों तक नहीं है पहुंच, वो परेशान है जी। और जिनका पहुंच है वो तो आ रहे हैं, उनके लिए लॉकडाउन टूट रहा है, आ रहे हैं। कहाँ क्वारंटाइन किया गया पूर्णिया के सांसद को? कहाँ बीजेपी एमएलए लाए अपने बच्चे को लेकर के, कहाँ क्वारंटाइन हुए? उनकी जांच हुई? बिल्कुल भी। नियम दो तरह से नहीं चलेगा। सरकार होता है आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, परेशान लोगों के लिए मदद करना सरकार का पहला धर्म बनता। बिल्कुल। ऐसे में सवाल उठता है प्रशासन पर भी, सरकार पर भी, कि आखिर खास लोगों के लिए अलग कानून क्यों, आम लोगों के लिए अलग कानून क्यों? शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन ऐसे में सरकार पर सवाल उठना एकदम लाजमी है और सवाल उठाया जाएगा कि आखिर आम लोगों के लिए अलग क्यों और फिर खास लोगों के लिए विधान, ये कानून अलग क्यों? क्या दो किताबें हैं सरकार के पास जो खास लोगों के लिए अलग कानून बनाती हैं और आम लोगों के लिए अलग कानून बनाती हैं? कोटा से लाने वाले उन्हीं बच्चों के लिए अगर बिहार में आने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ता है, तो फिर जब खास लोगों के बच्चे आते हैं तो वो संक्रमण का खतरा क्यों नहीं दिखाई देता सरकार को या प्रशासन को? इसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह की चीजें देखी जा रही है बिहार के अंदर और जिस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं, आखिर मौजूदा स्थिति क्या है बच्चों की कोटा में? देखिए, कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं, सबसे पहली बात उन्हें एक अज्ञात भय भी सता रहा है कि जिस तरह से वो परिवार से दूर हैं और रहने की और चिकित्सा की और खाने की जो व्यवस्था हो रही है, उससे वो थोड़े से घबराए से जरूर है निश्चित रूप से कोटा में फंसे छात्रों का। लेकिन यही कमोवेश यही स्थिति जो है बिहार के अप्रवासी मजदूरों की भी है, जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जो पैदल चलकर आ गए सो आ गए, नहीं तो बाकी लोग जहाँ हैं वहाँ की स्थिति में है। देखिए, पूरा मामला जो आज का है उसमें एक बात समझने वाली होगी, इसका कितना बड़ा कानूनी पहलू है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो विधि विशेषज्ञ ही बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि इसमें जो एक राजनीतिक संदेश है और एक सामाजिक संकेत है, इसमें समझना होगा कि क्या प्रिविलेज्ड लोगों को इस तरह से फायदा उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात है जिसको समझना होगा, ताकि कोटा में फंसे हुए छात्र भी हमारे ही छात्र हैं, बिहार के ही छात्र हैं, और उसमें अगर किसी के फादर ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, ज्यादा रसूख वाले हैं, तो उनको डीएम और एसडीओ से परमिशन मिल जाती है, चाहे वो मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे वो नवादा के हिसुआ वाले विधायक जी का मामला हो। इस पर कानूनी कार्रवाई की नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन है, इसमें विशेष परिस्थितियां होती हैं, विशेष परिस्थितियों में जो ऐसा करने की अनुमति है या इस तरह
कानून है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीतिक संदेश क्या है? क्या अप्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हैं, क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से अगर विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और नीतीश कुमार इसको मर्यादा का प्रश्न बना करके इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को नहीं लाना चाहते हैं, ये उनका मसला हो सकता है, लेकिन बात तो एक राजनीतिक संदेश का जरूर। बिल्कुल, यानी कि आम लोग और आम अप्रवासी मजदूर अगर आते हैं तो ये मर्यादा का मसला बन जाता है, लेकिन जब खास लोग तो फिर कोई मर्यादा नहीं रहती है, कोई कानून नहीं रहता है, कोई कर्फ्यू नहीं रहता है और कोई लॉकडाउन नहीं रहता है। शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और उसे शादियों में हम इंसान बदलते हैं। 2 इंसानों के साथ फेरों में बांधने वाले बंधन से पहले उसके 36 गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के खतरे से पैदा हुए हालातों की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन में शादियों के लिए ऊपर वाले का मिलाया गया संयोग और वर वधू के 36 गुण के मिलन से भी ज्यादा जरूरी है लॉकडाउन की वजह से उपजे हालातों में व्यवस्था के साथ शादी के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी। लॉकडाउन की एक सुखद तस्वीर पेश करती है एक शादी पर, और उसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शादी का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। बैंड बाजा, खाना पीना, नाचना गाना, सगे संबंधियों का आना जाना। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन के दौरान दूल्हा अगर किसी बाइक से अपने पिता और बहनोई के साथ मास्क लगाकर शादी करने ससुराल पहुंचे तो इसे आप क्या कहेंगे? देश, समाज, स्वास्थ्य के साथ सारे परिवार की हिफाजत की चिंता
और सामाजिक संस्कारों का निर्वहन। ठाकुर का जो शादी किया गया है वो एक लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए मोटरसाइकिल से शादी करने गया, जिसमें 4 आदमी बारात गया, जो एक उदाहरण है। और क्या, अगर इस बात की चर्चा होगी तो एक उदाहरण स्वरूप रहेगा। पर यह है कि लॉकडाउन जो कानून लागू है उसके मुताबिक यहाँ के लोग जो है सो सब यानी प्रतिपाल कर रहे हैं। जनता कोई भी नहीं आया, सिर्फ 2 आदमी आकर के ये शादी। गांव का माहौल तो उससे लोग भयभीत है, कोई आना जाना नहीं है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के औरई के रामपुर निवासी गोविंद कुमार अपनी दुल्हन को लाने अपने पिता, बहनोई और एक पंडित के साथ मुजफ्फरपुर के ही कटरा विष्णुपुर पहुँचे और सादे रीति रिवाजों में 7 फेरों के तहत अपनी दुल्हन से शादी कर उसे अपने घर ले आते हैं। इस पूरे वाकये का गवाह बना दुल्हन के गांव का हर शख्स। सबने इस जोड़ी को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। दूल्हा दुल्हन को अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले जो चाहिए था उन्हें वो भरपूर मिला। तो पहले जनवरी से पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बीच में टोटल डिस्टेंसिंग देखते हुए न किसी कर कुटुंब को बुला सके और न ही कोई प्रिय सज्जन को बुला सके, न ही इष्ट मित्र अथवा ग्रामीण समाज को ही बुला सके। और मोबाइल पर सब दिन बात होती ही थी। इसमें तय कर दिया गया था 20 अप्रैल को शादी का दिन, तो इसलिए 20 अप्रैल को निर्धारित समय के अनुसार विवाह कर दिया गया। 4-5 महीना पहले हमारे पिताजी शादी तय किए हुए थे। इस बीच में कोरोना वायरस नाम का एक महामारी आई, जिससे लॉकडाउन हुआ, और तो हम लोग सोचे जो शादी उसी डेट पर करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के और शादी करने के लिए आए। शादी में वही 4 आदमी शामिल है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे विश्व के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक मिसाल पेश कर रहे हैं और समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हमें जरूरत है ऐसे ही युवाओं की जो आगे बढ़कर एक सुखद संदेश दें। साधना न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता चंदन चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉकडाउन और मौसम की वजह से किसानों की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से फसल नहीं कट पा रही है और फिर मौसम की मार ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसानों को हुई इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने वैसे 2500 किसान जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उनके खाते में 1,58,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेज दी गई है। इस बात की जानकारी बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है और उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई है। शुरुआत किया गया डिपार्टमेंट द्वारा, तो 2500 किसानों के खाते में 1,58,00,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट योजना के तहत तो उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। अभी तो मान लेते हैं सब मिला के जिन्होंने अप्लाई किया है और फरवरी में 19 किसानों का खिलाफ आवेदन था, 13,23,000 था, तो मार्च में अलग आंकड़ा है और फिर उसके बाद 3 बार हुआ करा करके, तो जितने लोग मतलब जा करके आवेदन दिए अलग अलग 3 करोड़ हुआ, चौथा रोना हो गया आम लोग भरने। अर्रिया में एक पुलिसकर्मी का कान पकड़कर उठक बैठक कराने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस मामले पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इतना ही नहीं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के डीजीपी ने इसकी कड़ी निंदा की है और इस मामले की छानबीन कर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। वहीं अब इस मामले में पीड़ित चौकीदार ने भी पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पीड़ित चौकीदार का।
बगैर हेलमेट का शायद आया था वो, लेकिन हम देखे नहीं तो वापस होकर चला गया क्या क्या बोल करके। वो लोग टीम बना करके एक बार 1 बजे करीब 5 आदमी लाल बेलोरो पर ऐसे कृषि पदाधिकारी कोई लिखा हुआ तो एक करके बरसने लगा कि कौन बोल रहा था, कौन रोक रहा था, कौन रोक रहा था, कौन चेकिंग कर रहा था। तो हम कहते क्या बात है, बोलिए ना, बात क्या है, बोलिएगा तबे ना। उसी में वो भद्दी गाली बोलने लगा, भद्दी गाली बोलने लगा। तो हम उसमें डांट बैठे हैं उसको कि गाली गुल्ला क्यों बोलते हैं, चुप रहिए। और कोई कहता कि पकड़ करके साले अभी जीप में बैठावेंगे, ले चलेंगे अभी साहब के पास, तुमको जेल करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसमें हाथ पैर भी हम जोड़े हैं कि नहीं हमारे से कोई गलती ना हुआ है और न किसी से। राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में अचानक इमरजेंसी वार्ड के पिछले हिस्से में आगजनी की घटना हो गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी डॉक्टर नर्स बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए। अफरा तफरी में मरीजों को भी बिल्डिंग से निकालने की कवायद शुरू की गई। इसी बीच सूचना पाते ही मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। या मरीज सबको बाहर निकाल के रख दिया गया था सुरक्षित। अब सभी जो है सुरक्षित वापस लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो कहाँ आग लगी थी? ये सबसे ऊपर छत पे। क्या था वहाँ पे? अब तो ये क्या था, ये तो जांच का विषय है, उसको देखेंगे। सर इसमें किसी चीज की क्षति वगैरह भी हुई है क्या? हाँ, ग्रीन एस्बेस्टस पर लगी थी। शॉर्ट सर्किट से लगी थी? हाँ, कोई जान माल की क्षति वगैरह? कोई माल की क्षति ज्यादा नहीं है, जो तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।